हाय स्टूडेंट, आज हम लोग केबल के बारे में पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड केबल इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये कौन सा यूनिट है? यूनिट 7। ये यूनिट 7 है, अंडरग्राउंड केबल। तो केबल एक्चुअली क्या होता है? जैसे ट्रांसमिशन में हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं, वैसे ही अंडरग्राउंड केबल का भी यूज करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, करंट के ट्रांसमिशन के लिए या वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए जिस प्रकार ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं, उसी तरह अंडरग्राउंड का भी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ये नेसेसरी क्यों है? अंडरग्राउंड केबल का ज़रूरत क्यों पड़ा? ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से तो पहले से ही था, तो अंडरग्राउंड का ज़रूरत क्यों पड़ा? तो अंडरग्राउंड क्यों नेसेसरी है? अंडरग्राउंड को क्या ज़रूरत है हमारे लाइफ में ट्रांसमिशन लाइन का? सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो अंडरग्राउंड जो केबल है उसमें क्या क्या फ़ायदा है हमको? कि अंडरग्राउंड नाम ही से है कि ये क्या होता है, ज़मीन के अंदर क्या किया जाता है, इसको बिछाया जाता है केबल को। ठीक है, और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन ये क्या जाता है, ऊपर ऊपर जाता है। तो सबसे पहली बात, जहाँ पे हैवी ट्रैफिक हो, मतलब जहाँ पे सघन एरिया हो, और वहाँ पे यदि हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन ले जाएं या डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, जहाँ पर बहुत सारा तार क्या हो, बहुत सारा तार एक आकर मतलब झूंझ टाइप का लग गया है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे सोसाइटी के लिए खतरा होगा कि हो सकता है कहीं तार टूट जाए और हो सकता है किसी को करंट लग जाए। तो ये सब दिक्कत है। और क्या दिक्कत है ओवरहेड में? ओवरहेड में दिक्कत है कि तेज़ हवा आया तो हो सकता है तार टूट जाए। ठीक है, लाइटनिंग के केस में दिक्कत आ जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को देखते हुए अंडरग्राउंड केबल क्या है कि ज़रूरत हमको लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि मतलब इन सब इफ़ेक्टों से हम लोग बच सकें। मतलब जैसे यदि मान लीजिए कि हैवी ट्रैफिक वाला एरिया है, यदि वहाँ पे झूंझ के झूंझ वायर दिखाई दे तो देखने में भी खराब लगता है। तो उस कंडीशन में यदि ज़मीन के अंदर वायर हो तो उस सोसाइटी का क्या होता है, ब्यूटी भी बढ़ जाता है। तो ये भी क्या हुआ, नेसेसरी कंडीशन हुआ अंडरग्राउंड केबल का। और साथ में क्या हुआ कि यदि फॉल्ट हो जाए, ठीक है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, फॉल्ट का भी केस ज़्यादा होता है। ठीक है, और अंडरग्राउंड में फॉल्ट का भी केस कम होता है। ठीक है, उसके साथ मान लीजिए कि बारिश हुआ, तूफान आया, तब तक लाइन कटा ही रहता है, बिजली चली जाती है ना। तो उस केस में भी हमको अंडरग्राउंड में फ़ायदा है कि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आंधी आए या बिजली गिरे, अंडरग्राउंड केबल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इन सब को देखते हुए कुछ फ़ायदे भी हैं अंडरग्राउंड के और कुछ लॉसेज भी होते हैं। किसी भी चीज़ के कुछ लॉसेज भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं। ठीक है, तो वैसा एरिया जहाँ पे क्या है, हैवी ट्रैफिक हो, उन सब एरिया के लिए क्या है, अंडरग्राउंड केबल बहुत बेहतर है। क्योंकि यदि वायर बाहर रहे तो उससे क्या हो सकता है, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको भी खतरा हो सकता है, वो डेंजर है। ठीक है, तो इस सब चीज़ को देखते हुए अंडरग्राउंड केबल क्या है, बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि केबल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल। ठीक है, कि कितना वोल्टेज पे कैसा केबल लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है अकॉर्डिंग टू इंसुलेटिंग मटेरियल यूज, कैसा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे। क्योंकि वायर जो लगाते हैं, देखिए जैसे जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, नेकेड होता है, उसमें इंसुलेटर का यूज नहीं होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें इंसुलेटर का यूज होता है, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा हार्ड इंसुलेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अंडरग्राउंड में क्या है कि यदि आप नेकेड वायर को पास करवा दें तो क्या होगा, करंट लीकेज होने लगेगा। ठीक है, करंट लीकेज होने लगेगा यदि, क्योंकि अर्थ और कंडक्टर के बीच में क्या होगा, करंट का लीकेज होने लगेगा। ठीक है, तो उस केस में हमको फिक्स ही है कि आपको इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करना ही है आपको। किस में, अंडरग्राउंड केबल में।
आपको अंडरग्राउंड केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करना ही है, ठीक है। तो उस बेसिस पे अकॉर्डिंग टू इंसुलेटिंग मटेरियल यूज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल लो टेंशन केबल होता है, ठीक है। 1000 वोल्ट तक, अप टू 1000 वोल्ट तक लो टेंशन केबल का यूज करते हैं। हाई टेंशन केबल्स अप टू 11 kV तक। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 33 to 66 kV तक। और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल बियॉन्ड 132 kV तक, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कम वोल्टेज है तो वायर जो कंडक्टर है उसका भी साइज अलग होगा, इंसुलेटिंग का भी साइज अलग होगा। इंसुलेशन जो यूज करते हैं, क्योंकि वोल्टेज कम है तो इंसुलेशन कम ज़रूरत पड़ेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो इंसुलेशन उतना ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए ना। क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ने से इंसुलेटर क्या होता है, इफेक्ट होता है, इंसुलेटर पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इन सब में क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज देखिए 1000 से 11 kV, 33 kV to 66 kV, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे जो कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर भी लगाते हैं वो इंसुलेटिंग भी क्या होना चाहिए, उसका इंसुलेशन हाई होते जाएगा, ठीक है। तब इन सब बेसिस पे इन केबल को बांटा गया है, ठीक है। अब आते हैं इंसुलेशन का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, ठीक है। इंसुलेटिंग करता क्या है, वो करंट को प्रिवेंट करता है कंडक्टर टू ग्राउंड में जाने से, ठीक है, ग्राउंड में नहीं जाने देता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, हाई इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए। मतलब जो हम लोग कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर लगाते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। दूसरा है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। यदि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम रखेंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, इंसुलेटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा और करंट मेरा कंडक्टर टू अर्थ फ्लो होने लगेगा, ठीक है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, और नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जो मॉइस्चर को ना ऑब्जर्व करे। वैसा इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करेंगे जो मॉइस्चर को ना ऑब्जर्व करे, क्योंकि यदि इंसुलेटिंग मटेरियल मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा तो होगा क्या कि उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही जो इंसुलेटर है वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा तो इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। और क्या होगा, उससे कम वोल्टेज पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। तो क्या होना चाहिए, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, मतलब वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व ना करे, ठीक है। और क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज से भी क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज करता है। जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं, हम लोग डायोड पढ़ते हैं, उसमें क्या देखते हैं, डॉपिंग करते हैं, वो क्या होता है, इम्प्यूरिटीज होता है, और उससे क्या होता है, करंट क्या होता है, ज़्यादा फ्लो होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो इंसुलेटर क्या होना चाहिए, नॉन कंडक्टर होना चाहिए, तो इसलिए फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली और केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली और केमिकली इनएक्टिव मतलब वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली मतलब करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए, और केमिकली का मतलब किसी भी दूसरे मॉइस्चर से या और भी मटेरियल है उससे रिएक्शन नहीं करना चाहिए। पता चला कि रिएक्शन करके कोई दूसरा ही मटेरियल बना दिया और वो क्या हो गया, कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगा, ठीक है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल में हम लोग वोल्केनाइज रबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, XLPE ये सब का यूज करते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से देखेंगे। रबर क्या है, रबर में भी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्की शेप ऑफ ट्रॉपिकल ट्रीज और इट में बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये बताया है कि कहाँ से हम लोग रबर को पाते हैं, मिल्की शेप ट्रॉपिकल ट्रीज, ठीक है। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय जो पेड़ होते हैं उन सब से, ठीक है। इट हैज़ रिलेटिवली
इट हैज़ रिलेटिव परमिटिविटी वैरिंग बिटवीन 2 and 3। उसका परमिटिविटी कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, 2 से 3। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अबाउट 30 kV पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इज 10 के पावर 100 ओम पर होम सेंटीमीटर, ठीक है। इसका देखिए रेजिस्टेंस कितना होता है, 10 के पावर 17 ओम, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना है, 30 kV, ठीक है। यहाँ पे मिनट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मिनट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो प्योर रबर हैज रीजनेबली हाई इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, क्या होता है, जो रबर है उसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, हाई होता है। देख ही लिए 10 के पावर 17 ओम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर है, ठीक है, 70 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब देखिए कितना ओम होता है, 10 के पावर 70 ओम, सोच लीजिए 1 पे कितना जीरो। इट सफ़र फ्रॉम सम मेजर ड्रॉबैक रेडली एब्जॉर्ब मॉइस्चर, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ ड्रॉबैक भी होता है। ये क्या करता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, तो ऐसा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंसुलेटर मटेरियल का डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जनरली कम करते हैं। मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर इज लो, ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस। सॉफ्ट एंड लायबल टू डैमेज ड्यू टू रफ हैंडलिंग एंड एजेज व्हेन एक्सपोज टू लाइट, ठीक है। देयरफॉर प्योर रबर कैन नॉट बी यूज्ड एन इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। इसका इंसुलेटिंग मटेरियल में प्योर फॉर्म में इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। उसके आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी क्या आता है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। दिस इंसुलेटिंग मटेरियल इज सिंथेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्या होता है, सिंथेटिक कंपाउंड होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड हैज हाई इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गुड होता है। एंड मैकेनिकल टफनेस ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और मतलब हाई रेंज पर भी क्या होता है, इसका मैकेनिकल टफनेस क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, और हाई रेंज टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होगा, उसका क्या कहते हैं, मैकेनिकल टफनेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो ये इंसुलेटर है उसका मैकेनिकल टफनेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर भी इसका मैकेनिकल टफनेस क्या होता है, हाई होता है, मतलब सॉलिड ज़्यादा होता है, ठीक है। इट इज़ इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड ऑलमोस्ट इनर्ट टू द मेनी अल्कलाइज एंड एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, केमिकली रिएक्शन नहीं करता है, किससे, ऑक्सीजन से, अल्कलाइज से और एसिड से। ये क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर रखना है केबल को। और मान लीजिए कि ऑक्सीजन भी है, अल्कलाइल भी है, एसिड भी है ज़मीन के अंदर, और रिएक्शन करके कुछ दूसरा ही बना दिया, ठीक है, या कोरोजन हो गया। Therefore, this type of insulation is preferred over VIR, ठीक है। VIR होता है वोल्केनाइज्ड रबर। एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज इन सीमेंट फैक्ट्री और केमिकल फैक्ट्री, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, सीमेंट फैक्ट्री और केमिकल फैक्ट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब देखिए, अब ये क्या है, इम्प्रिगनेंटेड पेपर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ केमिकल पल्प पेपर मेड फ्रॉम वुड चिपिंग एंड इम्प्रिगनेंट विथ सम कंपाउंड सच एज पेरफिनिक और नेफ्थलीन मटेरियल। ये क्या होता है, नेफ्थलीन और पेरफिनिक मटेरियल से बना होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंसुलेशन हैज ऑलमोस्ट सप्रेस्ड द रबर इंसुलेशन, ठीक है। ये क्या होता है, ये रबर इंसुलेशन को सप्रेस फॉर्म में होता है। इट इज़ बिकॉज इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट, इसका कॉस्ट क्या होता है, लो होता है। कैपेसिटेंस हाई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस, इसका क्या होता है, कॉस्ट लो होता है।
लो कैपेसिटेंस होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एंड हाई इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। The only advantage is that paper is hygroscopic and even if it is impregnated with suitable compound, it absorbs moisture and thus lower the insulating resistor। ये क्या होता है, इसमें कमी क्या होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाला होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके इसका इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, कम हो सकता है। फॉर दिस रीजन पेपर insulated cable are always provided with some protective covering and are never left unsealed। इसीलिए क्या किया जाता है, पीवीसी के ऊपर क्या किया जाता है, कवर का यूज किया जाता है, जिसको सीथ कहते हैं। केबल में इंसुलेटर के ऊपर एक कवर यूज किया जाता है, सीथ, जो किससे बना होता है, लीड से और एल्युमिनियम से, लीड या एल्युमिनियम से। वो क्या करता है, इंसुलेटर को मॉइस्चर को ऑब्जर्व नहीं करता है, वो खुद ही मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। अब ये क्या है, वोल्कनाइज्ड इंडियन रबर, इंडिया रबर। इट इज prepared by mixing pure rubber with mineral matter such as zinc oxide, red lead etc, ठीक है। ये क्या होता है, प्योर रबर में मिनरल वाटर सच एज जिंक ऑक्साइड और रेड लेड को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। एंड 3 to 5% ऑफ सल्फर, और इसमें क्या होता है, 3 to 5% सल्फर भी मिलाया गया होता है, ठीक है। द कंपाउंड सो फॉर्म इज रोल्ड इनटू थिन शीट एंड कट इनटू स्ट्रिप, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, रोल्ड फॉर्म में होता है और एज ए शीट कट करके एज ए स्ट्रिप इसको बनाया जाता है, ठीक है। द रबर कंपाउंड इज देन अप्लाइड टू द कंडक्टर एंड इज हीटेड टू द टेम्परेचर अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या किया जाता है, रबर पे, ये कंडक्टर पे रोल्ड करके या लपेट के और 150 डिग्री तक ये इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड वोल्कनाइजेशन, और इस सारे ऊपर के जितने प्रोसेस हुआ है उसको क्या कहते हैं, वोल्कनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ, हमने क्या किया कि पहले प्योर रबर में मिनरल मैटर सच एज जिंक ऑक्साइड, रेड लेड और 3 to 5% सल्फर को मिलाए, ठीक है। और उसके बाद क्या किए, उसको जो हमको मिला आया द कंपाउंड, उसको रोल्ड किए, ठीक है, शीट में, थिन शीट में रोल्ड किए और उसको कट किए, किसमें, स्ट्रिप के रूप में कट किए, ठीक है। उसके बाद कंडक्टर के ऊपर क्या किए, उसको लगा के अप्लाइड करके और उसको क्या किए, हीट किए, कितना डिग्री तक, 150 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस सारे प्रोसेस को क्या किए, कह दिए वोल्कनाइजेशन। एंड द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन नोन एज वोल्कनाइज्ड इंडियन रबर, ठीक है। वोल्कनाइज्ड इंडियन रबर हैज ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होता है, एंड वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देन प्योर रबर, ठीक है। ये क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस रखता है प्योर रबर के कंपेरिजन में। इट्स मेन ड्रॉबैक क्या है, इज दैट सल्फर रिएक्ट्स वेरी क्विकली विथ कॉपर एंड फॉर दिस रीजन केबल यूजिंग VIR इंसुलेशन हैव टिन्ड कॉपर कंडक्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सल्फर यूज होता है वो क्या होता है, कॉपर, एक्चुअली जो इसमें सल्फर का यूज किया जाता है वो क्या होता है, कॉपर से रिएक्शन कर जाता है, इसीलिए कॉपर का कंडक्टर जो यूज किया जाता है वो टिन्ड कॉपर कंडक्टर, मतलब कॉपर के कंडक्टर के क्या किया जाता है, उसको किसी डब्बा रहे तो उसमें बंद करके उसके ऊपर क्या किया जाता है, हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं, ठीक है। द VIR इंसुलेटर इज जनरली यूज्ड फॉर लो एंड मॉडरेट वोल्टेज केबल, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, लो और मॉडरेट वोल्टेज केबल में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं वर्निश्ड कैम्ब्रिक। ये क्या होता है, इट इज अ कॉमन क्लॉथ इम्प्रेग्नेंट एंड कोटेड विथ वर्निश, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंसुलेटर इज ऑल्सो नोन एज एम्पायर टेप, ठीक है। द कैम्ब्रिक इज लैप्ड ऑन द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ tape and its surface are coated with petroleum jelly compound to allow for the
sliding of one turn over another as the cable is bent। ये क्या होता है, ये कॉटन क्लॉथ जैसा होता है, ठीक है, जिसपे क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, कोटेड होता है, ठीक है। इसको कंडक्टर पे लपेटा जाता है, उसको पेट्रोलियम लगा के, मतलब ये क्या होता है, कॉटन क्लॉथ ही होता है, ठीक है, और उस पे पेट्रोलियम जेली कंपाउंड क्या होता है, उस पे वार्निश किया जाता है, ठीक है। एज द वर्निश्ड cambric is hydroscopic, therefore such insulating material for underground cable are always provided with metallic sheath। ये क्या होता है, ये भी हाइड्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये भी मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, इसीलिए हमेशा इसको मेटालिक शीथ के साथ यूज करते हैं, ठीक है। इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अबाउट 4 kV, ठीक है, यहाँ भी मीटर होगा, एंड परमिटिविटी इज 2.5 to 3.8, ठीक है। इसका परमिटिविटी कितना होता है, 2.5 to 3.8। अब देखते हैं कि केबल हम लोग बनाते हैं तो किस किस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। द कंडक्टर यूज्ड इन केबल शुड बी टिन्ड स्ट्रैंड कॉपर और एल्युमिनियम ऑफ हाई कंडक्टिविटी। क्या होना चाहिए, जो कॉपर का या एल्युमिनियम का हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं वो किस फॉर्म में होना चाहिए, स्ट्रैंड के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे अंडर जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें जिस प्रकार का केबल, जिस प्रकार का वायर यूज किया जाता है, जो उसमें भी क्या होता है, जो मेरा स्ट्रैंड एल्युमिनियम और कॉपर का कंडक्टर होता है, ठीक है, उसी तरह इसमें भी क्या होता है, स्ट्रैंड होता है, ठीक है। स्ट्रैंड मतलब पतला पतला वायर क्या होता है, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करके मोटा वायर बनाया जाता है, ठीक है। द स्ट्रैंडिंग इज डन सो दैट कंडक्टर में बी बिकम फ्लेक्सिबल एंड कैरी मोर करंट, ठीक है। स्ट्रैंडिंग बनाने से क्या होता है, जो वायर होता है वो मेरा फ्लेक्सिबल होता है और मोर करंट कैरी करता है, क्योंकि स्किन इफेक्ट इसमें कम होता है, ठीक है। द कंडक्टर साइज शुड बी सच दैट द केबल कैरीज द डिजायर लोड करंट विदाउट ओवरहीटिंग एंड कॉज वोल्टेज ड्रॉप विद इन परमिसिबल लिमिट, ठीक है। साइज कैसा होना चाहिए कंडक्टर का, जो क्या करे, करंट को हाई लोड, मतलब जितना भी डिजायर लोड का करंट है, लोड को जितना भी करंट चाहिए उतना करंट को वो कैरी करे विदाउट हीटिंग, हीट कम प्रोड्यूस करे, लॉसेज कम, ठीक है, विदाउट ओवर हीटिंग, मतलब ओवर हीटिंग ना हो। ओवर हीटिंग करने से क्या हो सकता है इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो ब्रेक कर जाए, गल जाए, ठीक है। द केबल मस्ट हैव प्रॉपर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इन ऑर्डर टू गिव हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी, ठीक है, एंड रिलायबिलिटी एट द वोल्टेज फॉर विच इट इज डिजाइन। मतलब जितना इंसुलेशन की जरूरत है कंडक्टर पे उतना इंसुलेशन होना चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा लगा दिए, ज़्यादा खर्च हो गए, या कम ही लगा दिए पैसा बचाने के चलते में, तो क्या हो जाए, इंसुलेशन ब्रेक कर जाएगा। तो जितना जरूरत है उतना ही इंसुलेटिंग। द केबल मस्ट बी प्रोवाइड विथ सुटेबल मैकेनिकल प्रोटेक्शन सो दैट इट मे विथ स्टैंड द रफ यूज इन लेइंग इट, ठीक है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, रफली यूज इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ केबल शुड बी सच दैट देयर इज कंप्लीट केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी थ्रू आउट। और क्या होना चाहिए, हमको ऐसा देखना चाहिए कि केमिकली वो किसी से रिएक्ट ना करे, ठीक है, और स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही क्लास रखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इसके बारे में समझेंगे।